Welcome to Rising Suns Academy. नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके पास 2 हेक्टेयर 4.9 एकड़ से कम भूमि हो। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिल रहा है। 1 दिसंबर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2,000 की सहायता राशि दी जा रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानों की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नकदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है। ये निधि है मान सम्मान की, कृषकों के कल्याण की। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान, पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूजोद्धारी किसान परिवार को हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की सम्मान निधि सीधे उसके बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। आज देश में ये कारवां बढ़ता हुआ पीएम किसान के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच गया है और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में जमा हो चुकी है। पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना है। योजना में 100% खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लाभार्थी किसानों की पहचान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल www.pmkisan.gov.in का संचालन किया जा रहा है। इस सुविधा के कारण लाखों किसानों के बैंक खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है। किसानों की शंकाओं और शिकायतों के तुरंत और प्रभावी समाधान के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर है 155-261। ये सेवा 24 घंटे और 365 दिन उपलब्ध रहती है। भारत सरकार ने पीएम किसान के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे किसानों को अनेक सुविधाएं भी मिल रही हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9.5 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है, यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नव वर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं के लिए समर्पित होगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। श्री मोदी करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों से बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चे कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कर्मी तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 या अधिक आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। कोविन प्रणाली से नियत समय पर एहतियाती डोज लेने के पात्र लोगों के पास एसएमएस भेजा जाएगा। इन लोगों को 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगाई जाएगी। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज के लिए जनवरी में पात्र होने की आशा है। ये डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस शर्मा ने बताया कि 60 और उससे अधिक आयु के लोगों को पंजीकरण कराते समय अपनी बीमारी की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के हुई भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत कार्य जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ में लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा,
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। भगदड़ में मारे गए लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद भगदड़ मची। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है। कॉम्पनसेशन की घोषणा यूटी प्रशासन की ओर से भी की गई है, केंद्र की ओर से भी पूरी तरह से सहायता दी जा रही है। शायद ये अनुमान से अधिक रश होने की वजह से, और ये घटना भी उसी समय प्रारंभ हुई। कुछ एक नौजवान खड़े थे गेट नंबर 3 पर, उसी बातचीत में उनके किसी को एक को धक्का लगा या लगाया गया, तो भीड़ इतनी थी कि वन थिंग लेड टू दी अदर, दूसरों को लगा। वो पैरिंग में सब घबराहट में भागने लग गए इधर उधर। ये लगभग 2 और 2:30 बजे के बीच का समय था सुबह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 100 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य बच्चों, अध्यापकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षणिक प्रशासन सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये अभियान विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे उनकी रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच, शब्दावली तथा मौखिक और लेखन अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होगी। इससे बच्चों को अपने आसपास और वास्तविक जीवन की स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा होंगे। इस दौरान प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें पठन कार्य को रोचक बनाने और इस अनुभव से जुड़े रहने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। बच्चे ये कार्यक्रम अध्यापकों, अभिभावकों और परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से तैयार कर सकते हैं। पठन अभियान का आयोजन इस वर्ष 10 अप्रैल तक किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में भारत को मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज ही के दिन वर्ष 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। इस संगठन ने देश के रक्षा अनुसंधान और विकास परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि कोविड महामारी की कठिन परिस्थिति के बावजूद पिछला वर्ष महत्वपूर्ण सफलता और उपलब्धियों का वर्ष रहा। The Indian Air Force has placed the order for indigenously developed light combat aircraft Mark 1A 83 numbers. That's a major success as far as this country's aircraft and aeronautics sector is concerned. It will be producing about 118 the Arjun Mark 1A main battle tank in the coming years. So there have been many technologies and systems which have been developed last year, and some of them have been handed over. कोविड महामारी की रोकथाम में डीआरडीओ की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर रेड्डी ने इस संगठन के प्रमुख कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष की मदद से डीआरडीओ ने 850 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए हैं और 2DG दवा विकसित करने के अलावा देशभर में कई विशेष कोविड अस्पताल भी बनाए हैं। During the pandemic, DRDO has come out with many technologies and systems, and also has developed cylinders which can be used in the hospitals and also in the quarantine centers, and produced 1.5 lakh cylinders through industry. विश्व में नव वर्ष समारोह कोविड महामारी के बीच फीका रहा। ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी के साथ वर्ष 2022 का स्वागत हुआ, लेकिन लोगों की मौजूदगी काफी कम रही। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर और हार्बर ब्रिज में रोशनी की गई। ताइवान में नववर्ष पर ताइपेई स्काईलाइन पर आतिशबाजी और रोशनी की गई। जापान में तोक्यो में लोगों ने पांडा म्योजिन मठ में नववर्ष पर प्रार्थना की। थाईलैंड में बैंकॉक में चाओ फ्राया नदी पर आतिशबाजी हुई। लंदन में कोविड महामारी के बीच लगातार दूसरे दिन नववर्ष समारोह नहीं हुए, लेकिन लंदन आई कल रात जगमगाता रहा। फ्रांस में मर्सली अस्पताल में नर्सों ने कोविड देखभाल इकाई से थोड़ी राहत लेते हुए केक काटकर नववर्ष का स्वागत किया। भारत में नववर्ष कोविड महामारी की चिंताओं के बीच मनाया गया। भारतीय पर्यटकों ने गोवा में समुद्र तट पर
नए वर्ष 2022 का स्वागत किया। कर्नाटक में बेंगलुरु में एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर समारोह का आयोजन नहीं हुआ। केरल ने भी शांतिपूर्ण ढंग से नए साल का स्वागत किया। दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में पूरी तरह से पाबंदी रही। अन्य राज्यों में कोविड संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू है। गश्ती दलों ने मॉल, क्लब और अन्य स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी। भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। कल दुबई में हुए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया। भारतीय टीम ने 102 रन के संशोधित लक्ष्य को 21 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए नामित किया गया है। मंधाना ने 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 855 रन बनाए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रत्येक के जीवन में खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और संपन्नता लाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नया वर्ष नई शुरुआत का समय है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जुलाई में विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को संबोधित करते हुए पिछले 6 वर्ष में गठित नए संस्थानों को मजबूती देते हुए कौशल भारत मिशन को गति देने पर बल दिया था। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास को राष्ट्र की आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया था। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बाबा साहब आम्बेडकर ने युवाओं की कमजोर वर्ग की स्किलिंग पर बहुत जोर दिया था। आज स्किल्ड इंडिया के जरिए देश बाबा साहब के इस दूरदर्शी स्वप्न को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कौशल भारत कार्यक्रम समग्र देश के विकास के लिए एक स्मार्ट पहल है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित कर न सिर्फ उन्हें रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाकर रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना है। इस मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और 7 लाख से अधिक को रोजगार मिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल का पंजीकरण आज से। देश में अब तक 145 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोविड महामारी की चिंताओं के बीच विश्व भर में नव वर्ष समारोह फीके रहे और दुबई में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सभी को हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।